आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 17 अप्रैल 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे इसराइल से उठी मजबूत आवाज, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की मांग, एक रिपोर्ट से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे तेहरान, ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स के लिए अहम मुलाकात। ईरान ने ब्रिटेन को लगाई लताड़, खुद पर लगाए गए इल्जामात को बताया बेबुनियाद। गजा पर हमले हुए तेज, दर्जनों की गई जान। हमास ने कहा हमने होस्टेजेस का रखा ख्याल, इसराइल ने फलस्तीनी कैदियों को जानवर समझा। रशिया ने की यूरोप से माफी की डिमांड, कहा दुश्मनी में अंधे हो गए हैं कई मुल्क। और साउथ कोरिया ने टेस्ट किया बेहद एडवांस रडार सिस्टम, ड्रोन्स को कई किलोमीटर दूर से कर सकता है डिटेक्ट। गुड इवनिंग। रशिया ने यूरोप से माफी तलब की है, और सिर्फ माफी नहीं बल्कि कहा है कि जिन्होंने रशिया को यूक्रेन के सूमी इलाके पर हुए सिविलियन अटैक का जिम्मेदार कहा है, वो दुनिया के सामने घुटनों पर आ जाएं और माफी मांगे। ये बात रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सवुमेन मारिया ज़ाखरोवा ने कही। उनका कहना है कि यूक्रेन ने खुद मान लिया है कि सूमी में सिविलियन अटैक की जिम्मेदारी रशिया पर नहीं थी। अनादोलू की खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि उस हमले में 35 लोग मारे गए थे। ज़ाखरोवा ने यूरोप पर इल्जाम लगाया कि कुछ मुल्क बिना पूरी सच्चाई जाने रशिया को बदनाम करने में लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी रशिया से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। बात साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने एक नया रडार सिस्टम टेस्ट किया है। ये बेहद एडवांस्ड और नायाब है। ये सिस्टम कई किलोमीटर दूर से छोटे छोटे ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, उन्हें देख सकता है और उन्हें मारकर गिराने में मदद भी कर सकता है इंटरसेप्टर्स की। ये नया रडार AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोटोनिक टेक्नोलॉजी पर बना है, जो नॉर्मल कैमराज और पुराने रडार से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। इसलिए छोटे छोटे ड्रोन्स को भी देख सकता है जिन्हें आम रडार नहीं पकड़ पाते। साउथ कोरिया 2022 से ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था ताकि वो उन छुपे हुए ड्रोन्स को पहले से पहचान सके जो नॉर्मली नज़र नहीं आते। ये नया सिस्टम मिलिट्री की सर्विलांस और डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। ये रडार सिस्टम, आप सोच रहे हैं आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ड्रोन्स की क्या अहमियत है। फौजी कहीं भी छुपे हों, आपकी फौज सामने ना हो, वो ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में हमने देखा है, वो जाते हैं टैंक के अंदर तक घुस जाते हैं अगर कोई खिड़की या वो खुला रह जाए, हैच। तो ऐसे ड्रोन्स होते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं ये रडार। बढ़ते हैं आगे। इसराइल से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की एक मजबूत आवाज उठी है। इस आवाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसराइल के अपोजिशन लीडर बेनी गैंट्स ने ये कहा है कि इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना चाहिए ताकि ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। उसके पास बम नहीं होना चाहिए। ये बयान बेहद खास मौके पर आया है। ये बयान उस वक्त आया है जब खबर चली है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस्राएली प्लान को रोक दिया था जिसमें ईरान की न्यूक्लियर मकामात पर स्ट्राइक का प्लान था। ट्रंप ने यह हमला इसलिए रुकवाया ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही बातचीत कंटिन्यू हो सके। गैंट्स, जो इसराइल की नेशनल यूनिटी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत सिर्फ टाइम गुजार रही है। इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर प्लान को ख़त्म कर देना चाहिए और हम ऐसा कर भी सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है और वक्त आ गया है कि हम उसके साथ मिलकर मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बदलते। जिनका पास्ट भागते भागते गुजरा है वो पूरे एक रीजन का, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर बदलने की बातें कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का प्लान था कि मई महीने में ईरान की साइट्स पर हमला किया जाए, दिस कमिंग में, ताकि कम से कम 1 साल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाए। इस मई में हमला करने वाला था इसराइल। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसराइल को अमेरिका की मिलिट्री मदद चाहिए होती अगर जवाब में कोई एक्शन ईरान ले लेता तो। दोस्तों, पता नहीं इन लोगों ने ईरान को हलवा क्यों समझ रखा है। मुझे लगता हो सकता है प्रेशर डालने का, देखो इसराइल हमला करने वाला था, हमने रोक लिया, ऐसे भी खबर प्लांट की जाती। लेकिन अब ईरान को भी पिछले साल से पेंडिंग अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को
अंजाम देने के लिए कहा जाएगा, वरना इसराइल उस हिसाब के चुकता होने से पहले एक और खाता खोल सकता है। ईरान की तरफ बहुत से लोग मुंतज़िर हैं, बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं ये ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कब करेगा। तो हम कह देते हैं भैया खामनेई साहब को कॉल लगा और ख़ुद पूछो, हम तो नहीं करेंगे। चलें बढ़ते आगे। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर का तेहरान दौरा सामने आया है। तेहरान के दौरे पर है ईरान की दारुल हुकूमत। ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर बातचीत चल रही है और दूसरा राउंड जो उसका होने वाला है, उससे पहले बड़ा अहम दौरा है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ईरान पहुंचे हैं, जहां वो ईरानियन ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे और कर चुके हैं कई से। सऊदी प्रेस एजेंसी है SPA, इसके मुताबिक ये दौरा इस हफ्ते के आखिर में होने वाली ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर टॉक से पहले हो रहा है, जो इस टेंशन भरे मामले में एक अहम डेवलपमेंट समझा जा रहा है। ये दौरा सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर ईरान पहुंच रहा है। दोस्तों, अभी कल ही ईरान ने फ़ोन पर सऊदी अरब को अमेरिका से हो रही बातचीत की डिटेल्स दी थी, अब्बास अरागची ने। और अब सऊदी मिनिस्टर का ईरान पहुंचना ये बताता है कि दोनों के बीच गहरे रिलेशंस बन रहे हैं। पल पल की जानकारी कोई दे रहा है, कोई लेने आ रहा है। ईरान ने यूनाइटेड किंगडम के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठे कहकर रिजेक्ट कर दिया। ही है अगली खबर ईरान की। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद, झूठा और अनफेयर करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रुप्स के एक्शन का जिम्मा ईरान पर डालना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की अपनी डीस्टेबलाइजिंग पॉलिसी को छुपाने की कोशिश है, ख़ास तौर पर वेस्ट एशिया में। इस्माइल बागई ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार सिर्फ इल्ज़ामात लगाती है, लेकिन जब भी ईरान उनसे सबूत मांगता है तो सिर्फ वही पुराने और झूठे दावे दोहराए जाते हैं। उन्होंने वार्निंग दी और कहा बागई ने कि अगर यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने ये झूठे इल्ज़ाम तराशी जारी रखी तो दोनों मुल्कों के दरमियान बेयकीनी और ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ यूके पर होगी। अब आप कहोगे कि क्या इल्ज़ामात थे भाई, क्यों ये इतनी बड़ी बात सुना दी? असल में ये बयान उस वक्त आया है जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीडन में बेस्ड एक क्रिमिनल नेटवर्क पर पाबंदियां लगाई, सैंक्शंस लगाए और इसके तार ईरान से जोड़ते हुए ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ईरान के कहने पर यह ग्रुप यूरोप में इसराइलियों पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा था। ईरान ने इन्हीं इल्ज़ामों को बकवास बताया कि कोई भी होगा तुम क्या सबका हमारे से रिश्ता जोड़ दोगे? नहीं। अब सर एक और है बड़ा डेवलपमेंट है ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से इस वक्त ज़्यादा खबरें आती हैं, फिर ये रात में न्यूट्रल हो जाते हैं, सुबह में बहुत देर तक न्यूट्रल रहता है इनका मामला। इस वक्त जो है गिरनी शुरू होती हैं 5-6 घंटे के लिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची जो हैं वो निकल लिए हैं रशिया के दौरे पर, चले गए। उनका पहला से ऑफिशियल दौरा था, वो तय था। इस बीच अमेरिका से बातचीत भी ईरान की हुई है, तो इसकी भी वो मुकम्मल तौर पर जो है जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे वहाँ, जहाँ तक है सरगेई लावरोव को, और हो सकता है कि पुतिन से भी मुलाकात हो जाए। तो ये दौरा भी बड़ा अहम है। रूस की पूरी नज़र है कि ईरान अमेरिका के दरमियान क्या बात हो रही है और ईरान से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होगी, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर नहीं दी जाती है, कुछ बातें मिलकर भी की जाती हैं। ठीक है सर, बढ़ रहे आगे। और अब गज़ा की बात करते हैं। हमास ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी जो कैदी हैं या जो डिटेनीज़ हैं जिन्हें उठा कर ले गई है इजरायली मिलिट्री, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, उनको जानवरों की तरह रखा जा रहा है और वैसे ही पीटा जा रहा है। जबकि हमने इसराइल के जो होस्टेज हमारे कब्ज़े में हैं, हमने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उनका ख्याल रखा, उनको खाना दिया। और वो कहते हैं कि देखो आप तस्वीरें, जब हम रिहा करते हैं तब देख लो, जब इसराइल रिहा करता है तब देख लो। और फिर से हमास ने दोहराया है कि जब तक गज़ा पर जंग नहीं बंद होगी और इजरायली फ़ौज वापस नहीं चली जाती है, कोई भी पूरा होस्टेज का अगर चाह रहा है जत्था वापस चला जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने बार बार हमास की तरफ से अपने कैदियों की बात उठाई गई और कहा गया कि 17 साल के लोगों को भी मारा जा रहा है, लड़कों को भी मारा जा रहा है। वेस्ट बैंक की भी बात हुई, कई बातें, उनका कई इल्ज़ाम
इसराइल के ऊपर थे। गजा रेस्क्यूअर्स से 25 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स ऑन डिस्प्लेस्ड पीपल। 25 लोग आज सुबह से ये बताया जा रहा है कि उनके शहीद हो गए हैं गजा में, उनके ऊपर बमबारी की गई, मिसाइलें गिराई गई, और ये सभी लोग बेघर थे जो इधर से उधर जा रहे थे। कुछ के टेंट्स पर की गई, कुछ मलबों में ऑलरेडी रह रहे थे उन पर स्ट्राइक की गई। एक फैमिली तो ऐसी जिसमें 10 मेंबर थे, 10 के 10 खत्म हो गए। लगातार कट्टरपंथी ज्यूज यहूदी मस्जिद अल-अक्सा कंपाउंड में घुसकर बेहुरमती कर रहे हैं मस्जिद की, जबकि इन्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं है। ये ऑलरेडी इलीगल हैं और वहां पर भी इलीगली घुस जाते हैं। ये कहा जाता है कि इलीगली घुस रहे हैं वहां पर, जबकि यूएन के चार्टर के हिसाब से ये वहां नहीं जा सकते। इसको लेकर हमास ने एक बड़ी वार्निंग दी है इन तमाम लोगों को और इसराइल हुकूमत को भी, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस। और ये कहा गया है कि जो ये यहूदीकरण चल रहा है मस्जिद अल-अक्सा का, ये लोग जो यहूदी टेम्पल बनाने की फिराक में हैं, बार बार जाके ज़्यादा तादाद में जाकर ये सोच रहे हैं कि मस्जिद का कुछ बदल जाएगा और वो कोई यहूदी टेम्पल बन जाएगा, तो इस मुगालते से बाहर आ जाएं। हाँ, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ग्रुप हमास एंड इस्लामिक जिहाद दोनों ने have warned against repeated attacks by Israeli forces and settlers against Al-Aqsa Mosque, which they say are aimed at Judaizing Islam's third holiest site। और उन्होंने कहा कि इससे वाइड स्प्रेड एक्सप्लोजन होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे। और हमास रिलीज अ स्टेटमेंट ऑन वेडनेसडे नोटिंग दैट एनी वायलेशन ऑफ अल-अक्सा मस्जिद हिस्टोरिकल एंड लीगल स्टेटस इज प्लेइंग विद फायर। अगर आपने उसका हिस्टोरिकल और लीगल स्टेटस बदलने की कोई कोशिश की तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप आग से खेल रहे हैं, आपके हाथ जल जाएंगे, आपको नहीं पता है कि इसके नतीजे ख़तरनाक होंगे। तो ये हमास की और इस्लामिक जिहाद की तरफ से इसराइली हुकूमत को खुली वार्निंग दी गई है। लेबनान में बहुत से लोग हिरासत में लिए गए हैं, बहुत से लोग, क्योंकि इन सब पर शुबा है कि अभी जो पिछले दिनों 2 दिन में 2 मरतबा जो रॉकेट फायरिंग हुई थी इसराइल के ऊपर, वो इन लोगों ने की है। तो इन लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि इसराइल के ऊपर जो पिछले महीने रॉकेट फायर हुए थे वो तुम लोगों ने किए, कैसे किए, कहाँ से माल जुटाया, किसके कहने पर किए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कह दिया कि हम इसमें नहीं हैं, जबकि इसराइल का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर ही था। आज सैकड़ों जर्नलिस्ट फ्रांस में इकट्ठा हुए और उन्होंने जो गजा में जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं उनके कलीग्स, उन सबको खिराज अकीदत भी पेश की और उनके कत्ल पर इसराइल की मजम्मत की और उनके लिए इंसाफ की डिमांड की। लोग लेट गए। ये एक डाइन सॉलिडेटरी रैली थी। ऐसे जर्नलिस्ट सारे लेटे कि जैसे वो सारे मर गए हों। उन्होंने वैसे ही फील किया जैसे गजा के जर्नलिस्ट के, पत्रकारों के, खबरनवीसों के और इन सब के साथ हुआ था। ये सब उनके साथ यकजहती जाहिर करने वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। 200 जर्नलिस्ट जो हैं वो लगभग सारे ये फर्श पर पेरिस में लेट गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।